हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। थप्पड़ खाने के बाद फेंग चाओ तुरंत ही अपने सूजे हुए गाल पर हाथ रख लेता है। अभी भी गुस्सा हो रही किन होंग्यान बिना किसी भाव के फेंग चाओ को ही घूर रही होती है। फेंग चाओ ने हैरान होते हुए कहा, सिस्टर होंग्यान, नहीं नहीं, प्रेसिडेंट किन। फेंग चाओ सोचता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। किन होंग्यान तो उस बेकार यी चेन की प्रेजेंस से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं दिख रही है। तुरंत ही फेंग चाओ ने यी चेन को उंगली दिखाते हुए कहा, मैं समझ गया हूँ, तुम प्रेसिडेंट किन से बदला लेने नहीं आए हो, तुम तो प्रेसिडेंट किन के बॉडीगार्ड बनने के लिए आए हो। यी चेन सोचता है, इस बेवकूफ फेंग चाओ के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहा है। फेंग चाओ अपने गाल से हाथ हटाते हुए सोचता है, अभी अभी उन लड़कियों ने घुटने टेकने का जिक्र किया था। निश्चित रूप से यी चेन ने ही किन होंग्यान के सामने घुटने टेके होंगे, और घुटने टेकने का वास्तविक कारण निश्चित रूप से ही किन होंग्यान से माफी मांगना और उसका बॉडीगार्ड बनने की रिक्वेस्ट करना होगा। फेंग चाओ ने कहा, कल जन्मदिन के बैंक्वेट में प्रेसिडेंट किन ने ही तुमसे अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए कहा था। उस समय तो तुम बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। मुझे लगा कि तुम में वाकई कुछ हिम्मत तो है। फेंग चाओ ने दोबारा ये चेन को उंगली दिखाते हुए कहा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज तुम जल्दी उठ गए। पालतू कुत्ते की तरह इंसानी कपड़े पहने हुए, बॉडीगार्ड का सूट पहने हुए, प्रेसिडेंट किन के सामने घुटने टेक कर भीख मांगने आना, प्रेसिडेंट किन के कुत्ते की तरह व्यवहार करने वाला इंसान बन रहे हो। फेंग चाओ ने पीछे मुड़कर कहा, प्रेसिडेंट किन, आप यी चेन के प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकते। कल जन्मदिन के बैंक्वेट में आपने कहा था कि आप यी चेन की आजीविका को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये सब तमाशा देखकर किन होंग्यान घबराने लगती है। साथ ही में उसे फेंग चाओ पर गुस्सा भी आता है। किन होंग्यान सोचती है, ये बेवकूफ। उनकी सेक्रेटरी जो रोंग भी डर और शौक में डोर के पास खड़ी होकर ये सब तमाशा देख रही होती है। जो रोंग सोचती है, क्या प्रेसिडेंट किन यी चेन की आजीविका छीनना चाहती हैं? ओ गॉड, क्या ये सब सच है? लेकिन उतनी ही देर में किन होंग्यान अपना कंट्रोल खोकर फिर से दूसरा थप्पड़ उस फेंग चाओ के गाल पर लगा देती है। किन होंग्यान ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, हरामखोर, मैंने ऐसा कब कहा? किन होंग्यान ने जो रोंग से चिल्लाकर कहा, रोंग रोंग, इसे जल्दी बाहर निकालो। अब इसे हमारी कंपनी में दोबारा आने की अनुमति नहीं है। साथ ही उस बेवकूफ एम्प्लॉय को तुरंत ही नौकरी से निकाल दो जिसने इसकी मदद की थी। जो रोंग ने डरते हुए कहा, हाँ। उसके कुछ पल बाद में ही दो बॉडीगार्ड ऑफिस में आकर फेंग चाओ के पास पहुंच जाते हैं। फेंग चाओ सोचता है, मैं फेंग फैमिली का सम्मानित यंग मास्टर हूं, लेकिन आज वास्तव में सार्वजनिक रूप से 2 बार थप्पड़ खा चुका हूं, वो भी इस साथ रहने वाले घर जमाई के सामने ही। गार्ड ने पीछे से कहा, मिस्टर प्लीज जाओ। अगले ही पल फिर वो दोनों गार्ड फेंग चाओ को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन ये चेन अभी भी सामने ही खड़ा होता है। फेंग चाओ ने चिल्लाकर कहा, ये चेन, ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम किन होंग्यान के बॉडीगार्ड बन गए हो तो हम तुम्हें छू नहीं सकते। बस इंतजार करो, जल्द ही मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम खाना भी नहीं खा पाओगे, सड़कों पर सोओगे, जेल जाओगे। कुछ पल बाद फिर फेंग चाओ अपनी कार खोलकर अंदर बैठ जाता है। फेंग चाओ ने स्टीयरिंग पीटते हुए कहा, किन होंग्यान, तू कुतिया है, महज एक कुतिया है जिसके पास कुछ खूबसूरती है और जिसने पावर और सत्ता हासिल करने के लिए पुरुषों का सहारा लिया है। फेंग चाओ ने यी चेन के लिए चिल्लाते हुए कहा, जब तक मैं तुम्हारा डैड वांग जिया को पूरी तरह से वश में नहीं कर लेता हूँ, तब तक तुम इंतजार करो। एक दिन मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने और मुझे डैड कहने के लिए मजबूर करूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, कमीने। फेंग चाओ मुस्कुराते हुए कहता है, ये चेन, तुम हारे हुए इंसान, तुम्हारे किन होंग्यान के बॉडीगार्ड बनने के बारे में मुझे तुरंत वांग फैमिली को सूचित करना होगा। फिर 1 घंटे बाद फेंग चाओ शीशान विला पहुंच जाता है। मैडम वांग चिल्लाते हुए कहती है, क्या कहा आपने? यी चेन, वो त्यागा हुआ घर जमाई किन होंग्यान का बॉडीगार्ड बन गया? फेंग चाओ उदास होते हुए कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये चेन वाशिंग ग्रुप की ऑफिस में उनके लिए डॉक्यूमेंट लेकर खड़ा था। ये सुनने के बाद वांग जिया, शाओजी और उसकी बहन हद से ज्यादा चौंक जाते हैं। युआन युआन चिल्लाते हुए कहती है, ये कैसे संभव है? शाओजी ने कहा, किस आधार पर?
फेंग चाओ खड़ा होते हुए कहता है, मैंने ह्वाशिंग ग्रुप के लोगों को ये कहते सुना है कि जब यी चेन ने किन होंग्यान को देखा तो उसने पहले ही सेकंड में घुटने टेक दिए और किन होंग्यान से उसे माफी मांगने की विनती की थी। फेंग चाओ वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, कल किन होंग्यान को यी चेन पसंद आ गया था, शायद उसका दिल नर्म पड़ गया होगा जिसके कारण वो मान गई। फेंग चाओ की ये सब बातें सुनने के बाद वांग जिया गुस्से में आ जाती है। मुझे लगता है कि थोड़ी शर्मा भी रही है। वांग जिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, यी चेन, वो कमीना, उसने सचमुच एक दूसरी औरत के सामने घुटने टेक दिए। वांग जिया सोचती है, मैंने उसे कई बार घुटने टेककर अपनी गलतियों को स्वीकार करने का मौका दिया था। बशर्ते वो घुटने टेककर मुझसे विनती करता, मैं उसे माफ कर सकती थी। मैं उसे डाइवोर्स नहीं देने वाली थी, उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को नहीं बुलाने वाली थी, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके। जिया ने कहा, मेरी उससे 3 साल तक शादी रही है, उसने कभी मेरे सामने तो इस तरह से घुटने नहीं टेके। जिया सोचती है, अब वो बदल गया है और पहले ही दूसरी लड़की के सामने घुटने टेक देता है। पीछे बैठे बैठे ही युआन युआन ने ताना मारते हुए कहा, सिस्टर जिया, लगता है तुम्हारा चार्म काफी नहीं है। ये सुनकर चौंक जाती है। ऐसा कहे तो ज्यादा अच्छा होगा कि वो जेलस होने लगती है। युआन युआन ने हंसते हुए शाओजी से कहा, अगर यी चेन मेरा पति होता तो मैं उसे वांग फैमिली में कदम रखने के पहले दिन से ही रोज घुटने टेकने पर मजबूर करती, उसे घुटने टेकने को कहती और हर रोज मेरे पैर धुलवाती। इसके बाद शाओजी और युआन युआन दोनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिया ने खुद को सही साबित करते हुए कहा, पिछले 3 सालों में मैंने उसके प्रति बहुत ही अच्छा और नर्म व्यवहार किया था। जिया सोचती है, अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं उसे सुबह से रात तक घुटनों के बल बिठाकर रखूंगी। जिया ने अपनी ग्रैंडमा के पास जाकर एक्साइटेड होते हुए कहा, ग्रैंडमा, किन होंग्यान ने अपना वादा तोड़ दिया है। हमें तुरंत किन होंग्यान से संपर्क तोड़ देना चाहिए। हमें उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये बेतुकी बात सुनकर मैडम वांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वांग जिया को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। मैडम वांग गुस्से में कहती है, तुम ये कैसी बकवास कर रही हो। मैडम वांग ने अपना हाथ पीछे लेते हुए कहा, हमारी वांग फैमिली का 70 मिलियन का फंडिंग अभी भी किन होंग्यान के हाथों में ही है। हम उसके दुश्मन कैसे बन सकते हैं। श्यान जियांग ने मुस्कुराकर ताना मारते हुए कहा, वांग जिया, मुझे पता है कि तुम प्रेसिडेंट किन से ईर्ष्या करती हो, लेकिन तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि पुरुषों को काबू करने के लिए उसके पास तुमसे कहीं ज्यादा तरीके हैं। ये ताना सुनने के बाद वांग जिया की हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। अगले ही पल वो छोटे बच्चे की तरह हाथ पैर मारते हुए जोर जोर से रोने लगती है। वांग जिया गुस्से में रोते हुए कहा, क्योंकि मेरी वांग फैमिली मेरी मदद नहीं करेगी, इसलिए मैं खुद हुआशेंग समूह जाकर उन्हें ढूंढूंगी। मैडम वांग चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहीं रहोगी, कहीं मत जाना। मैडम वांग ने खुद को शांत करने के बाद शान जियांग से कहा, किन होंग्यान को कॉल करो, मैं अभी के अभी उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहती हूँ। शान जियांग ने हैरानी से कहा, हाँ मॉम। फिर कुछ देर में किन होंग्यान को कॉल लग जाती है और मैडम वांग फोन हाथ में पकड़कर कॉल को वीडियो कॉल पर लगाती है। मैडम वांग ने कॉल में कहा, प्रेसिडेंट किन, मैंने सुना है कि हमारी फैमिली का साथ रहने वाला घर जमाई आपकी कंपनी में गया और आपका बॉडीगार्ड बन गया है। अगर मुझे 6 महीने पहले ही पता होता कि आपको ये चेन पसंद आ गया है तो मैं खुद उसे आपको दे देती। सामने वाले की बात सुनकर मैडम वांग ने कहा, बात सिर्फ इतनी सी है कि कल आपने कहा था कि आप वांग फैमिली के लिए समर्थन व्यक्त करके ये चेन की आजीविका छीन लेंगी। आज आपने अपना वादा तोड़ा है। लगता है आपको मुझे अच्छा स्पष्टीकरण देना होगा, है ना? किन होंग्यान ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, चीजें वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आपसे माफी मांगनी ही होगी। मुझे माफ करें, मैं वो काम नहीं कर सकती जो मैंने कल आपसे वादा किया था। किन होंग्यान सोचती है, अगर बूढ़ी मैडम वांग को पता चल जाए कि उनका ये घर जमाई ही हमारे प्रेसिडेंट यी हैं, तो शायद वो बुरी तरह डर जाएंगी। मैडम वांग मुस्कुराते हुए कहती है, ओ, हम सब एक फैमिली हैं। क्योंकि आपको वो कमाना यी चेन पसंद है तो आप उसे ले जाइए। सिर्फ साथ रहने वाले घर जमाई को हमारी वांग फैमिली की तरफ से आपके लिए एक उपहार समझे। और मैडम वांग जब बातें कर रही होती हैं तो वांग जिया उन्हें रोकने के लिए गुस्से में बोलने जाती है, पर उसकी मॉम ने पीछे से उसे पकड़कर उसका मुंह बंद कर देती है। वांग जिया चिल्लाते हुए कहती है, आप उन्हें नहीं दे सकती,
इतना बोलता सुन उसकी मॉम वांग जिया को पकड़कर पीछे खींच ले जाती है। मैडम वांग ने कॉल में कहा, ये चेन का ये मामला है, हम इसे जाने दे सकते हैं। हालांकि उस 70 मिलियन के फंडिंग के मामले में प्रेसिडेंट किन, आपने मुझे गारंटी दी थी, तो निश्चित रूप से आप उस पर भी अपने वादे से नहीं मुकरेंगी? किन होंगयान ने कॉफी पीते हुए कहा, इस प्रोजेक्ट के संबंध में मैंने प्रेसिडेंट यी से पहले ही बात कर ली है। प्रेसिडेंट यी को लगता है कि वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा विचार है और उन्हें ये बहुत पसंद है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के संबंध में प्रेसिडेंट यी थोड़ा अधिक समझना चाहते हैं। मैडम वांग ने कॉल में चौंक कर कहा, प्रेसिडेंट यी ने हमारा प्रोजेक्ट देखा और क्या उनको ये बहुत पसंद आया है? मैं झिकियांग को व्यक्तिगत रूप से आपकी कंपनी में प्रेसिडेंट यी से मिलकर उनके साथ आमने सामने इस प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए भेजूंगी। किन होंगयान ने दूसरी तरफ से कहा, ठीक है, मैं मीटिंग अरेंज करती हूँ। मैडम वांग ने झिकियांग को फोन वापस देते हुए कहा, झिकियांग, तुमने अभी अभी कॉल सुनी है। जब समय आएगा तो प्रेसिडेंट यी के सामने तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। किसी भी हालत में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। झिकियांग ने कहा, मॉम चिंता मत करो, मैं प्रेसिडेंट यी को हमारे प्रोजेक्ट से सेटिस्फाई करूंगा। झिकियांग ने कहा, हालांकि यी चेन की अभी की स्थिति को देखते हुए क्या हम यी चेन की चोरी के मामले में आगे कार्रवाई नहीं करेंगे? मैडम वांग ने सख्ती से कहा, जांच जारी रखो, मुझे एविडेंस ढूंढो। जब समय आएगा तो चाहे हम पारिवारिक न्याय लागू करेंगे या फिर हम उसे जेल भेजेंगे या फिर हम उन एविडेंस को किन होंगयान को सौंप देंगे, ये सब बहुत उपयोगी साबित होगा। ये चेन को जेल भेजने की बात सुनकर शाओजी तुरंत ही अपनी ग्रैंडमा के पास आ जाता है। शाओजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रैंडमा, मुझे एविडेंस मिल गया है, उसने इसे गिरोह के गुंडों को बेची है। मैडम वांग ने कहा, बहुत बढ़िया, सभी एविडेंस ढूंढो। ये चेन तो सिर्फ किन होंगयान का चमचा है, अगर हम उससे बदला भी लें तो भी किन होंगयान कुछ नहीं करेगी। फिर मैडम वांग जिया और उसके पेरेंट्स को डांटने लगती है। मैडम वांग गुस्से में कहती है, झिकियांग तो कंपनी को प्रेसिडेंट यी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा करने में मदद कर रहा है। शाओ जी को यी चेन की चोरी के एविडेंस मिले हैं। आपके परिवार का क्या कर रहा है? बूढ़े किसी काम के नहीं है और जवान तो बिल्कुल निकम्मे हैं। मैडम वांग जिया को डांटते हुए कहती है, तुम तो अपने साथ रहने वाले पति की भी देखभाल नहीं कर सकती। तुमने अपना खूबसूरत चेहरा यूं ही बर्बाद कर रखा है। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा तो युआन युआन पर ज्यादा जचना चाहिए था। ये सुनकर वांग जिया मन ही मन रोने लगती है और कांपने लगती है। फिर अचानक ही वहाँ से भागकर कहीं जाने लगती है। सुलैन ने पीछे से चिल्लाकर कहा, वांग जिया, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर जिया अपनी ऑडी कार से फुल स्पीड में कहीं जा रही होती है। वांग जिया गुस्से में कहती है, हरामखोर यी चेन, तुमने फैमिली में मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती करवाई है, इस बार मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद में वांग जिया हुआ शेंग समूह के अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच जाती है। फिर उसे कार में बैठे बैठे ही किन होंगयान दिख जाती है, लेकिन फिर ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि उसके साथ यी चेन भी है। जिया सोचती है, ये तो यी चेन और किन होंगयान है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।